नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। देवभूमि की शुरुआत करते हैं देहरादून से। बड़ी खबर है जहां पर शाम 4 बजे सचिवालय में आज उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है, जहां पर उपनल कर्मचारियों के विशेष भत्ते में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। इसके अलावा रोपवे निर्माण, पर्यटन विभाग से संबंधित नियमावली पर भी कहीं ना कहीं मोहर लग सकती है। निवेश और अवस्थापना नीति पर कैबिनेट में चर्चा आज संभव है। नीति आयोग की तर्ज पर निजी सेतु एजेंसी पर भी निर्णय कहीं ना कहीं इस बैठक में संभव है। कई विभागों की संशोधित नियमावली पर भी कैबिनेट अपनी मोहर लगा सकती है। इसके अलावा अक्टूबर-नवंबर में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट पर भी कैबिनेट की इस बैठक में आज चर्चा हो सकती है। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों को 50% सब्सिडी पर चीनी, नमक देने का भी प्रस्ताव मंजूर आज इस बैठक में किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शाम 4 बजे ये अहम बैठक होनी है और आज की इस अहम बैठक में कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, कई प्रस्ताव मंजूर किए जा सकते हैं। हालांकि देखना होगा कि जब ये कैबिनेट की बैठक पूरी हो जाएगी तो किन किन प्रस्तावों पर मोहर लगती है, ये वाकई देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उपनल कर्मचारियों के विशेष भत्ते में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी आज इस बैठक में मिल सकती है, ऐसी जानकारी इस वक्त मिल रही है। इसके अलावा रोपवे निर्माण, पर्यटन विभाग से संबंधित चीजों को लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा आज हो सकती है इस बैठक में। निवेश और अवस्थापना नीति में पर कैबिनेट की इस बैठक में चर्चा मानी जा रही है कि चर्चा आज हो सकती है। तो कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, कई प्रस्तावों पर भी मोहर आज की इस बैठक में लग सकती है। देखना होगा कि शाम को 4 बजे जो आज ये अहम बैठक होने जा रही है, इस अहम बैठक में किन किन मुद्दों पर, किन किन प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। वहीं पौड़ी के धुमाकोट और रिखड़ी खाल तहसील के 25 गांवों में बाघों के आतंक के चलते नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और इसके साथ ही इन इलाकों में शिक्षण संस्थाएं भी बंद रखने के आदेश जारी किए गए। पूरे इलाके में धारा 144 लागू करके कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है। वहीं आपको बता दें कि गढ़वाल वन प्रभाग और कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे गांवों में बाघों का आतंक इन दिनों बना हुआ है। कॉर्बेट पार्क से लगे 25 गांवों में पिछले कई दिनों से 5 बाघों का एक झुंड नजर आ रहा है। इसके अलावा लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के नैनीडांडा, रिखड़ी खाल, धुमाकोट ब्लॉक में बाघों ने अब तक 2 लोगों को अपना निवाला बना चुका है। बाघ क्षेत्र के दर्जनों गांवों में 20 से ज्यादा मवेशियों को भी अपना निवाला बना चुका है। तो वहीं बाघों की धमक से लोगों में खौफ का माहौल है, जिसके बाद 25 गांवों में 11 घंटे का रात्रि कर्फ्यू के साथ साथ धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही जीएम ने लैंसडाउन विधानसभा के रिखड़ी खाल तहसील के अंतर्गत डल्ला गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बाघ के हमले में पीड़ित परिवार के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अप्रैल और 16 अप्रैल की ये जो दुखद घटना है, उसी के क्रम में हम लोगों ने एक पूरी टास्क फोर्स बना रखी है, जिसमें डीएफओ और एसडीएम और अदर डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व किया और कॉन्टीन्यूसली हम इसे मॉनिटर भी कर रहे हैं। और जैसे कि हम लोगों ने जो उपाय करने की कोशिश की है, रात्रि के समय में नाइट कर्फ्यू रखे जाने हैं, प्लस आपको फॉडर अवेलेबल करवाया जाना है, सोलर लाइट्स लगवाई जानी है, स्कूल्स और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किया जाना है। उस पूरे क्षेत्र को हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी उनकी संख्या को बढ़ाया जाने, कैमरा ट्रैप या पिंजरे लगाए जाने और ट्रैंकुलाइजर टीम्स बुलाए जाने को लेकर भी चर्चा भी हुई और उस पर हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। इस संबंध में यह है कि स्कूल्स में बच्चों की रक्षा या सुरक्षा को देखते हुए हम लोग कुछ समय के लिए प्रिकॉशनरी तौर पे स्कूल्स और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखे जाने या कुछ समय के लिए उन्हें बंद रखे जाने के लिए हम लोग और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सुदीप, देखिए, इन दिनों पौड़ी जिले में कहीं ना कहीं बाघों का आतंक इस वक्त बना हुआ है, जिससे लोगों में भी एक दहशत का माहौल है, क्योंकि ये बाघ 2 लोगों को अपना निवाला भी बना चुका है और कई मवेशियों को भी अपना निवाला बना चुका है। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर रिखड़ी खाल पौड़ी जिले में जो स्थान है, उसके आसपास करीब 12 गांव ऐसे हैं जिन पर खतरा है, लिहाजा इस इलाके में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। और जो जिले के बड़े अधिकारी हैं, जिलाधिकारी, वो स्वयं इस क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने नाइट में व्यवस्था दुरुस्त हो, इसके लिए स्ट्रीट लाइट लगाने की बात कही है और वन विभाग की टीमें भी गश्त पर हैं। जो इस प्रकार से जब जो पशु हैं हिंसक हो जाते हैं तो उनको ट्रैंकुलाइज गन से बेहोश करके रेस्क्यू किया जाता है, फिर जंगल ले जाया जाता है। चूँकि देखिए, पहाड़ों में गर्मी बढ़ी है, जंगलों में आग लगी है, लिहाजा जानकार ये भी मानते हैं
कि जो पशु होते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट से मूव कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में कई दफ़ा रिहायशी इलाकों की तरफ रुख करते हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है गुलदार के मूवमेंट की। बहरहाल जो ये पौड़ी में हालात बने हुए हैं, इसके लिए जिम्मेदार और बड़े अधिकारी भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। जी चलिए ठीक है सुदीप, आप लगातार बने रहिए, आगे और भी खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और न्यूज़ 1 इंडिया पर उत्तराखंड की आज की सबसे एक्सक्लूसिव खबर आप तक पहुंचाते हैं। चारधाम यात्रा से पूर्व हुई हेली टिकट इस वक्त नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि हेली टिकट की एडवांस बुकिंग में पूरा खेल हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां सचिवालय स्थित यूकाडा को कई अहम जानकारियां इस वक्त मिली हैं। चारधाम यात्रा से पहले ही हेली टिकट की एडवांस बुकिंग में ये बड़ा खेल नजर आ रहा है। सचिवालय में हुई बैठक में ये बड़ा फैसला, और वहीं साइबर सेल और रुद्रप्रयाग जिले को जानकारी देते हुए जांच का फैसला भी दिया गया है। बड़ा सवाल यह है कि क्या हेली टिकट के ठेके अभी भी जारी हैं? जांच और मुकदमे से बहुत कुछ कहीं ना कहीं साफ हो जाएगा। और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट है? आखिर पूरा मामला क्या है, उस पर आपसे जानकारी चाहेंगे। जी देखिए, बीते वर्षों में सदैव ये शिकायत रहती थी कि चारधाम यात्रा में जो हेली टिकटिंग होती है इसमें घपला होता है। जिसकी टिकट होती है उसे न देके दूसरे को बेच दी जाती है। जी। ठेके पर एडवांस बुक हो जाता है, फिर एक दिन पहले कैंसिल करके किसी और के नाम बुकिंग हो जाती है। हमारे सूत्र ये बताते हैं, न्यूज़ 1 इंडिया पर यह खबर सबसे पहले सुपर एक्सक्लूसिव है। कल शाम यूकाडा कोड में एक बैठक हुई है जिसमें इस प्रकार की शिकायतें आई कि जो 25 से 30 अप्रैल का स्लॉट बुक हुआ है इसमें ठेके पर टिकट बुक किए गए हैं। इसमें कॉमन रूप से आईपी और कॉमन रूप से लोकेशन लोकेट हो रही है जहां से टिकट बुक किए गए। लिहाजा यूकाडा ने निर्णय लिया, रुद्रप्रयाग जिला जो कि जिस जिले में केदारनाथ धाम आता है, दूसरा साइबर सेल, इन दोनों को निर्देशित किया गया है जांच के लिए। हालांकि यूकाडा से अभी तक पत्र नहीं गया है। यूकाडा से तो इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है, परंतु साइबर सेल के सीईओ ने संकेत जरूर दिए हैं कि कल उन्हें फोन आया है परंतु रिटर्न पत्र नहीं आया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि हेली टिकटिंग के ठेकेदारों ने जिस IRCTC की सुरक्षित वेबसाइट को माना जाता था, क्या वहां भी सेंधमारी कर ली या ये सिर्फ अफवाह है? और यदि सेंधमारी हुई तो क्या कोई बड़े लोग इसमें शामिल हैं? यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि 5,000 का टिकट 25,000 तक बिकता है। तो फिलहाल अब इस मामले में जांच होगी या नहीं होगी, और अगर होती है तो कब तक होती है? क्योंकि अगर जांच की गई तो कई चीजों का खुलासा इसके जरिए हो सकता है। सुदीप जी बिल्कुल जांच होगी, क्योंकि कल यूकाडा की बैठक में निर्णय लिया गया है। चूंकि देखिए सरकारी कामकाज ऐसा होता है कि पत्र जाने आने में थोड़ा वक्त लगता है, और इस प्रकार की शिकायतों की लिखित जांच होती है प्रारंभिक। इसके बाद मुकदमा दर्ज होता है और मुकदमा दर्ज कर विवेचना करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में कई होटल मालिक ऐसे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि उनके यहाँ होटल बुक कराइए और जिस डेट का आप टिकट कहेंगे उस डेट का टिकट वो प्रोवाइड करा देंगे। जब एडवांस टिकट बुक हो रहा है तो भला होटल मालिक या होटल प्रबंधन कैसे टिकट उपलब्ध करा सकता है? यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात यह भी है कि यदि ये जानकारी हमारे पास है तो क्या जिले में जिले स्तर के अधिकारियों को, LIU यूनिट को, इंटेलिजेंस यूनिट को नहीं पता होगी? जबकि राज्य का इस वक्त का सबसे बड़ा सेक्टर जो सब्जेक्ट है वो 22 तारीख से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुदीप। और इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के चारधाम यात्रा से जुड़ी सबकी एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़े संकेत दिए हैं कि इस यात्रा में रजिस्ट्रेशन को लेकर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। चारधाम में यात्रियों की संख्या निर्धारण को लेकर के बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सबको सुरक्षित यात्रा कराएंगे। 22 अप्रैल से आपको बता दें कि ये चारधाम की यात्रा शुरुआत हो रही है, और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और ये बड़ा संकेत दे दिया है। सीएम धामी का कहना है कि प्रदेश में चारधाम यात्रा में आने वाले हर व्यक्ति को यात्रा कराना हमारा लक्ष्य है। ये सवाल पूछे जाने पर कि क्या धामों में संख्या निर्धारण का भी फैसला बरकरार रहेगा और रजिस्ट्रेशन की बाध्यता बनी रहेगी, पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार सभी पक्षों को देख सुनकर ही निर्णय लेगी। तो कोई बड़ा फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लिया जा सकता है। चारधाम यात्रा की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और अंतिम दिन तक हम लगातार इसी प्रयास में हैं कि सभी व्यवस्थाएं
अच्छी हों, दुरुस्त हों और कोई भी कमी न रहे, उसको देख रहे हैं। और भगवान की कृपा से इस बार भी यात्रा ऐतिहासिक रहेगी। जिस प्रकार से लोगों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं, शुरुआती दिनों में क्योंकि जल्दी यात्रा की हमने तैयारी प्रारंभ की थी, इस प्रकार का माहौल बना था शुरू में, उससे लगता था कि यात्रा में हो सकता है कि कुछ पिछले सालों की तुलना में कम श्रद्धालु आए, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे यात्रा की डेट नज़दीक आ रही है, जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, 13 लाख का आंकड़ा अभी। वहीं सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शौर्य स्थल निर्माण को लेकर बैठक शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट शौर्य स्थल को 5वां धाम माना गया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि राजधानी में बनने वाले शौर्य स्थल की दिव्यता भव्यता का भी ख्याल रखा जा रहा है। करीब 58 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रोजेक्ट की कीमत करीब अब 80 करोड़ रुपए पहुंच रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि शौर्य स्थल निर्माण को लेकर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही और 2024 से पहले इसका निर्माण कार्य भी पूरा किया जाना है। इसे एक बड़े पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। मैं स्वयं समीक्षा कर रहा हूं और पहले भी समीक्षा कर चुका हूं। जो भी कमी है या उसको और तेजी लानी है, उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि वो हमारे प्रदेश के ऐसे रणबांकुरे जिन्होंने अपनी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, अपनी शहादत दी है, तो उनके स्मृति में ये सैन्य धाम बन रहा है। हमारा बहुत पूज्य स्थल है और हर शहीद सैनिक की स्मृति उससे जुड़ी हुई है। सभी का मैं कहूँ कि एक तरफ से श्रद्धा का वो केंद्र रहेगा, इसलिए उसकी में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। आज उसकी हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना, उन्हें इस प्रेस ग्राउंड से कहा था कि जब यहाँ बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम यहाँ पर हैं और ये राष्ट्रभक्तों की भूमि है, बलिदानियों की भूमि है। 5वां धाम सैन्य धाम यहाँ पर होना चाहिए। उनकी भावना के अनुरूप हमारी सरकार इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगी है। 45% काम पूरा हो चुका है। हमने पूरे देश के सभी स्मारकों का अध्ययन करने के बाद उसमें से जो बेस्ट है उसको हम निकाल कर लाए हैं और आज हमारी हाई पावर कमेटी की अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं। सैन्य धाम। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली के, जहां पर चंदन रामदास से न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बातचीत की है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के परिवहन मंत्री हैं चंदन रामदास और इस दौरान इस बातचीत में चंदन रामदास ने कहा है कि चारधाम यात्रा के लिए सरकार तैयार है। परिवहन विभाग चारधाम यात्रा को बेहतर कैसे हो इसके लिए भी तैयार है। ड्राइवर के रहने और खाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टरों की भी व्यवस्था की जा रही है। नितिन गडकरी जी के साथ बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, ऐसा कहना है चंदन रामदास का। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड सरकार में परिवहन मंत्री चंदन रामदास जी हमारे साथ है। सर, अगर परिवहन विभाग की बात करें तो चारधाम यात्रा को लेकर किस तरीके की तैयारी उत्तराखंड में है? परिवहन विभाग द्वारा इस बार चारधाम यात्रा की विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देशन में और मैंने स्वयं कई बैठकें चारधाम यात्रा की हैं और इस बार परिवहन विभाग चारधाम यात्रा में लगभग 5000 गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहा है और हम रोटेशन समिति द्वारा भी गाड़ियां लगा रहे हैं। राज्य सरकार की गाड़ियां भी आ रही हैं और अन्य राज्यों से भी हम गाड़ियों का प्रबंध कर रहे हैं और 100 बसें हम रोडवेज की लगा रहे हैं, 100 बसें हम केओ की लगा रहे हैं और मुझे लगता है कि पिछले बार लगभग 47 लाख यात्री उत्तराखंड आए थे। इस बार ये संख्या 50 लाख से ऊपर जाएगी। इसलिए पहली हमारी प्राथमिकता होगी जो भी उत्तराखंड में आए वो दर्शन करके जाए, उसकी यात्रा सुरक्षित हो। सर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी की अध्यक्षता में कल एक बैठक हुई है आप लोगों की। इस बैठक में क्या कुछ चर्चाएं हुई है, खासतौर पे अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो? कल विज्ञान भवन दिल्ली में केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी की अध्यक्षता में पूरे देश के परिवहन मंत्री, परिवहन सचिव, परिवहन आयुक्त और भारत सरकार के अधिकारियों के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें
एक कमेटी का गठन हुआ था। कमेटी ने 5 बिंदुओं पर अपनी अनुशंसा दी थी कि प्रदेश में गाड़ियों की स्पीड क्या होनी चाहिए। उन्होंने एक गाइडलाइन तय की है, 100 की, 120 की, 80, 60 की। उस परिप्रेक्ष्य में हमने ये कहा, जो भारत सरकार की जो कमेटी है उसको हम लागू करेंगे, परंतु पर्वतीय क्षेत्र में टेढ़े मेढ़े मार्ग हैं, पर्वतीय क्षेत्र है, भूस्खलन क्षेत्र है, ये स्पीड हमारे वहाँ फिजिबल नहीं होती है। तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने ये सुझाव दिया कि राज्य अपने हिसाब से भी अपने मानकों को चेंज कर सकता है। मेरे वहाँ भी लगभग 20 आरटीओ क्षेत्र हैं जिसमें 6 पर हम काम शुरू कर रहे हैं, मगर जो हमारे पर्वतीय जिले हैं वहाँ 14 जिलों में कोई भी आवेदक नहीं आ रहा है। उसका कारण पर्वतीय क्षेत्र में मात्र 20% गाड़ियों का पंजीकरण है और मैदानी क्षेत्र में 80% गाड़ियों का पंजीकरण है। मैंने माननीय मंत्री से कहा कि पर्वतीय क्षेत्र के जिलों के लिए विशेष छूट हो, मानकों में छूट प्रदान की जाए। तीसरा, इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी द्वारा जो डीजल और पेट्रोल के पुराने वाहन हैं उनको रिप्लेसमेंट किया जा रहा और आने वाला समय इलेक्ट्रिकल वाहनों का है। और माननीय मंत्री जी ने कहा कि चूंकि परिवहन निगमों की स्थिति ऐसी नहीं है वो गाड़ियां खरीद सकें, इसलिए आप अपनी डिमांड दे दें। मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फाइनेंस कंपनी, भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर हम आपको गाड़ियां उपलब्ध कराएंगे। और मैंने उत्तराखंड में देहरादून और हल्द्वानी की डिमांड की थी, देहरादून में खुल गया। हल्द्वानी में भी चालक प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए माननीय मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है। यदि कुमाऊं गढ़वाल दोनों में हमारे चालक प्रशिक्षण केंद्र ठीक ठाक ढंग से खुलते हैं तो प्रदेश में लाइसेंसिंग व्यवस्था भी दुरुस्त हो जाएगी। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड सरकार में मंत्री चंदन राम दास जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग की पूरी तैयारी है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई बैठक में भी तमाम विषयों को लेकर चर्चा हुई है। अनीस के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। वहीं देहरादून सचिवालय में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई और ऐसा पहली बार है जब एनडीएमए चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सभी विभागों के साथ समन्वय बनाने को लेकर टेबल टॉक की गई। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सभी विभागों द्वारा प्रेजेंटेशन भी दिया गया। वहीं मौसम विभाग, पर्यटन, आपदा, आईटीबीपी, पुलिस सहित चारधाम यात्रा से संबंधित सभी विभाग इस बैठक में मौजूद रहे। खासतौर पर पिछले वर्ष हुई चारधाम यात्रा में मौतों को लेकर इस बार विशेष ख्याल रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 55 साल से ऊपर के लोगों पर विशेष मॉनिटरिंग की जाएगी और उन्हें अपनी स्क्रीनिंग करके ही चारधाम यात्रा में आने के लिए कहा जा रहा है। 20 तारीख को हम एक मॉक ड्रिल कर रहे हैं और ये मॉक ड्रिल यात्रा के लिए पहली बार हो रही है उत्तराखंड में और उस मॉक ड्रिल की तैयारी के लिए आज हम टेबल टॉप एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें आपदा प्रबंधन और सारे जितने लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जिनका भी यात्रा में रोल है वो सारे अपना अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उनकी क्या तैयारी है। उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट का भी प्रेजेंटेशन होगा, सारे डिस्ट्रिक्ट जुड़े हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट के साथ डिस्ट्रिक्ट में जो लाइन डिपार्टमेंट्स वो भी जुड़े हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट से भी प्रेजेंटेशन होना है। इसके अलावा जितने भी हमारे सीआरपीएफ है, आर्मी है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, सारे के प्रतिनिधि आए हुए हैं, सीआरपीएफ के प्रतिनिधि भी आए हुए हैं और सबकी एक ज्वाइंट कंट्रोल रूम भी बननी है। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में व्यायामशाला की भूमि पर हुए अतिक्रमण मामले पर सुनवाई की और इस दौरान जिला अधिकारी ने शपथ पत्र पेश किया जिस पर न्याय मित्र ने आपत्ति जाहिर की है। बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में मटर गली के पास नजूल की भूमि में बनी व्यायामशाला की जमीन पर अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जा किए जाने और उन्हें हटाए जाने को लेकर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लिखे गए पत्र का स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने न्याय मित्र को निर्देश दिए हैं कि वो स्वयं इसका निरीक्षण कर मय फोटोग्राफ 4 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करें। वहीं जिलाधिकारी के द्वारा पेश शपथ पत्र पर न्याय मित्र ने आपत्ति जाहिर की है। न्याय मित्र ने कहा कि शपथ पत्र में दुकानें हटाने का जिक्र किया गया है परंतु स्वराज आश्रम व होटल के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए इसकी फिर से जांच कराई जाए। मटर गली जो है वो नजूर लैंड पर स्थित है और उसके जो सराउंडिंग एरिया है करीब 2000 स्क्वायर मीटर का एरिया वो नजूर लैंड पर है और उसमें मटर गली में एक स्वराज आश्रम भी शायद उसमें बना है, एक होटल बना है, कुछ दुकानें निर्मित हैं और एक व्यायामशाला है।
तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपने एफिडेविट में उन सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन देते हुए कहा था कि साहब ये लैंड, उस लैंड पर ये चीज़ें बनी हैं, लेकिन न्यायालय ने आदेश दिया था कि आप इनकी जांच कीजिए और जो जो इलीगल उसमें बना हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और चलिए देवभूमि में खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब रुड़की की, जहां पर तहसील में सोमवार को देहरादून से आई विजिलेंस की टीम ने चकबंदी विभाग के कर्मचारी राजेंद्र चौहान को गिरफ्तार किया। विजिलेंस की टीम ने राजेंद्र को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। बता दें कि किसी व्यक्ति द्वारा चकबंदी विभाग के एक कर्मचारी की विजिलेंस टीम से रिश्वत मांगने की शिकायत की गई थी, जिस पर विजिलेंस की टीम ने कर्मचारी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। रुड़की पहुंचकर सोमवार को सीओ चकबंदी के दफ्तर में छापेमारी की गई, जहां पर सीओ के पेशकार को रंगे हाथों 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में G20 समिट होनी है और डेलीगेट्स के भ्रमण के लिए ओड़ी गांव को चुना गया है। ऐसे में अभी तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों से तैयारियों से जुड़े हुए फीडबैक पूरा लिया, साथ ही सभी कार्य समय पर पूरा करने के भी निर्देश दिए गए। सुबोध उनियाल के साथ बैठक में टिहरी जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाड़, देवप्रयाग के विधायक विनोद कंडारी, घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह, जिलाधिकारी सौरभ गहरवार समेत तमाम अधिकारी शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड के रामनगर में G20 समिट के तहत चीफ साइंस एडवाइजर्स की राउंड टेबल बैठक हो चुकी है और अब 2 बैठकें नरेंद्र नगर में होनी है। G20 समिट के दौरान भ्रमण के लिए टिहरी के नरेंद्र नगर विधानसभा के ओड़ी गांव को चुना गया, लिहाजा अभी से सभी तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। बड़ी उपलब्धि और देश में G20 हो रहा है, ये भी देश की उपलब्धि है कि दुनिया के सशक्त 19 देश और पूरी दुनिया की चिंता करने के लिए कि दुनिया में जो आने वाले समय में किस तरह दुनिया को करप्शन फ्री रखा जाए, आने वाले हेल्थ को लेकर के जो अभी हमने रामनगर में भी देखा कि साइंटिस्ट आए थे और उनका यही था कि दुनिया को कैसे स्वस्थ रखा जाए। हम लोगों के लिए उत्तराखंड के लिए भी सबसे पहले तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे गांव का चयन हुआ और गांव वाले बड़े उत्साहित हैं। ये हमारे लिए सबसे सौभाग्य की बात है। हमारे गांव में जो है सरकार द्वारा जितनी भी विकासपरक योजनाएं सभी को धरातल पे उतारा गया है और आगामी मई को देखते हुए विकास कार्यों को तेजी से। वाहनों में जीपीएस लगाने की अनिवार्यता के मामले में परिवहन कारोबारी नाराज दिखाई दे रहे हैं। परिवहन कारोबारियों ने एआरटीओ कार्यालय का घेराव किया और इस दौरान परिवहन कारोबारियों ने आरोप लगाया है कि परिवहन मंत्री ने 31 मई तक वाहनों में जीपीएस लगाए जाने की अनिवार्यता पर छूट दी है, मगर एआरटीओ कार्यालय में इस छूट का लाभ नहीं दिया जा रहा। कारोबारियों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। परिवहन कारोबारियों का नेतृत्व कर रहे विजय पाल सिंह रावत ने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। जो चालक वाहनों का ग्रीन कार्ड बनाने के लिए एआरटीओ कार्यालय पहुंच रहे हैं, उनके वाहनों में जीपीएस नहीं लगे होने की वजह से ग्रीन कार्ड नहीं बनाए जा रहे। चालकों को वाहनों में जीपीएस लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो जिसे परिवहन कारोबारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिमालय पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा की 104वीं जयंती इस बार अल्मोड़ा में 25 अप्रैल को मनाई जाएगी, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा अल्मोड़ा पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने स्थानीय हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में हो रही तैयारी का निरीक्षण किया और अफसरों से चर्चा की। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि बहुगुणा जी का राजनीतिक अनुभव लंबा रहा है, जिसको लेकर उनको याद किया जा रहा है और इस बार की जयंती भी विशेष होगी। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी के दादाजी की 104वीं यहाँ पर जन्मदिवस बनाने का एक प्रोग्राम हमने बनाया है। मैं धन्यवाद करूँगा संगठन के समस्त लोगों का, हमारे जिलाध्यक्ष जी का, कैलाश भाई का, हमारे महामंत्रियों का, हमारे पूरे पार्टी के लोगों का, कि बहुत जोश के साथ हमने ये फैसला लिया था जब मैं पिछली बार अल्मोड़ा आया था कि इस बार अल्मोड़ा में बनाना है और यहीं के लोगों के द्वारा ये राय दी गई थी कि इस बार अल्मोड़ा में बनाइए इसको। तो कोशिश है कि एक अच्छा भव्य प्रोग्राम हो, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी के दादाजी की 104वीं। मसूरी में माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण को लेकर किए जा रहे कार्यों का जिलाधिकारी देहरादून सोनिका ने सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। माल रोड और स्प्रिंग रोड का निरीक्षण किया गया। वहीं स्प्रिंग रोड पर सड़क निर्माण की गुणवत्ता और नालियों के बंद होने पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। इस मौके पर उन्होंने नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी राजेश नथानी को सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण को भी तत्काल
हटाने के निर्देश दिए हैं। अप्रैल की तो डेट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की डेट तो बहुत आगे तक की है, लेकिन हम लोगों की टाइमलाइन थी कि हम 30 अप्रैल तक इसको कंप्लीट कर लें। स्पेशली जो मेन काम है वो कंप्लीट हो जाए, बाद में फिर कॉबल स्टोन लगाने के और बाकी काम हो जाएंगे। तो उसी के क्रम में यहाँ पे अभी काम चल रहा है और हमारी टाइमलाइन मोर और लेस 3-4 दिन आगे पीछे चल रही है। हम कोशिश करेंगे कि इसको पूरा कर लें विद इन टाइमलाइन। उसके अलावा भी यहाँ पे और काम है, जैसे स्प्रिंग रोड पे अभी निरीक्षण किया गया, जहाँ पे रोड की स्थिति बहुत ख़राब है और जल निगम, जल संस्थान और PWD यहाँ पे हैं और इनको ये इंस्ट्रक्शन दी। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल देवभूमि में इतना ही। नमस्कार।